सुप्रभात बच्चों। बेटा आगे हम व्याकरण विषय का ही इसमें क्रिया पाठ का अध्ययन करेंगे। क्रिया मूल भाषा के धातु रूप में ना प्रत्यय के जोड़ने पर जो शब्द बनता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब जैसे कुर्सी है, मेज है, ये किससे, इसके मूल में क्या होता है? लकड़ी है, और लकड़ी के मूल में वृक्ष। इसी प्रकार आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण होते हैं और उसके मूल में क्या चीज़ है? धातु है। सोना, चांदी, पित्तल, इनको टकसाल में पिघलाकर इनको मतलब इन विभिन्न प्रकार के आभूषणों में ढाला जाता है। तो इसी प्रकार शब्द भी बनते हैं। क्रिया का मूल रूप विखंडित होकर अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। जैसे जा है क्रिया का मूल रूप जा, जाओ, जाते हैं, जाइएगा, जा रहे हैं, यानी कि अनेक रूपों में हमारे सामने आ जाता है। तो धातु किसे कहते हैं बेटा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे उठ, पढ़, चढ़, लिख, खेल, देख, तो ये सब क्या है? क्रिया का मूल रूप है। इन्हीं में प्रत्यय लगकर फिर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनती हैं। और ये क्या है बेटा? विकारी है। ये क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। इसकी परिभाषा क्या बनेगी क्रिया की? यानी कि क्रिया क्या है? कोई ना कोई काम है जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए। कोई काम नहीं होगा तो क्रिया ही नहीं होगी। फिर तो क्या है? सभी जड़वत हो जाएंगे हम। कोई भी मतलब गतिविधि नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी, सभी मतलब स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल ये सृष्टि स्थिर हो जाएगी। तो क्रिया क्या है? किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। इसमें कर्ता की अपेक्षा की जाती है और क्रिया की अपेक्षा की जाती है। क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, ठीक है? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम कर्म के आधार पर वर्गीकरण इसका ही अध्ययन करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक में पहले अ लगा हुआ है ना बेटा? अ का मतलब है नहीं, तो और बीच में कर्म है, यानी कि कर्म रहित, कर्म नहीं है इसमें, कर्म रहित। और इसमें क्या है? सकर्मक, सो है इसमें, सो का मतलब सहित, यानी कि कर्म के साथ। और देखो ये तीन है इसमें, किसी भी मतलब वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, अगर ये तीनों हैं। देखो क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, सर्वप्रथम कर्ता पर पड़ता है। और अगर बीच में कर्म आ जाता है तो फिर कर्म पर पड़ता है। यदि कर्म तीनों चीजें हैं तो सकर्मक है, और अगर कर्म बीच में नहीं है तो क्या है? वो क्रिया अकर्मक है। सकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न लगाकर हम उत्तर जान सकते हैं? क्या प्रश्न लगाकर हम देख सकते हैं कि वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? अगर हमें क्या का जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक है, और जवाब अगर नहीं मिलेगा तो अकर्मक है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये कुछ वाक्य हैं यहाँ पर। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इस वाक्य में देखो बेटा, उड़ते हैं पीछे क्रिया है, उड़ते हैं क्रिया है पीछे, पक्षी। और उड़ने का काम किससे हो रहा है? पक्षियों से हो रहा है। कर्ता कौन है यहाँ पर? पक्षी हैं। लेकिन आप क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं आकाश में? हमें क्या का जवाब तो नहीं मिल रहा है। आकाश में क्या है? ये तो अधिकरण कारक है, कारण कारक तो ये है नहीं। तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पेड़ से पत्ता गिरता है, गिरता है पीछे क्रिया है, ठीक है, बिल्कुल है क्रिया। और पेड़ से पत्ता, तो यहाँ पर गिरने का काम किस चीज का हो रहा है? पत्ते का हो रहा है। तो पत्ता क्या है? करता है। और पेड़ से ये बीच में है, लेकिन ये कर्म कारक नहीं है।
पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि बिछुड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो ये अपादान कारक है यहाँ पर। तो ये भी क्रिया जो है हमें क्या का जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया है। मोहन तेज चलता है, मोहन है, बीच में कर्म की जगह पर शब्द है एक, और पीछे क्रिया भी है, चलता है, चलना क्रिया। चलना क्रिया किसके द्वारा हो रही है, मोहन के द्वारा हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखो, कर्ता कर्म, ये दोनों ही, कर्ता और कर्म, ये दोनों कारक हैं, ठीक है ना। और ये कारक हैं तो ये विकारी शब्द हैं दोनों, ठीक है। और संज्ञा या सर्वनाम है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई है। ये दोनों कर्ता और कर्म, संज्ञा या सर्वनाम है ये, और दोनों कारक हैं और विकारी शब्द हैं। तो यहाँ पर जो ये तेज है, तेज, अगर तेज हम मान लेते हैं कि ये सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम है, विकारी शब्द, तेज, तेजो, तेजे, तेजा, कोई सार्थक शब्द बना इनका? अगर हम परिवर्तित करते हैं इनके रूप को, नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि ये अविकारी शब्द है। तो ये अविकारी शब्द है और हमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, मोहन तेज चलता है, यानी कि तेज चलता, क्या चलता, तेज चलता है, लेकिन ये अविकारी शब्द है। तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। ये क्या चीज है बेटे, ये क्रिया विशेषण है, मोहन तेज चलता है। तो ये भी कौन सी क्रिया है, अकर्मक, ये भी अकर्मक क्रिया है। अमनदीप ने लस्सी पी ली, इस वाक्य में देखो, अमनदीप लस्सी पी ली, पीली क्रिया है पीछे, अमनदीप कर्ता भी है और लस्सी कर्म भी आ गया बीच में। हाँ, हम इसको कह सकते हैं सकर्मक। इसमें क्या का क्या पीली, लस्सी पीली, तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया के भेद, दो भेद हैं सकर्मक क्रिया के, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक के नाम से ही पता चल रहा है बेटा, एक कर्म, जिस क्रिया में एक कर्म पाया जाता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अशोक ने कविता सुनाई, एक कर्म है यहाँ पर। मोहन ने किताब पढ़ी, पिताजी ने सेब खाया, एक कर्म है। और द्विकर्मक नाम से ही जाहिर है, द्वि का मतलब दो, जिस क्रिया में दो कर्म पाए जाएं उसे वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जहाँ पर दो कर्म पाए जाते हैं जिस वाक्य में, द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि डाकिये ने रमन को पत्र दिया, यहाँ पर रमन और पत्र दो कर्म हैं। सास ने बहू के लिए साड़ी खरीदी, बिल्कुल। वैसे तो क्या है हमारे समाज में प्रचलन कि बहुएं सास के लिए खरीदती हैं, लेकिन यहाँ पर सास ने बहू के लिए साड़ी खरीदी, तो यहाँ पर भी सास ने बहू के लिए, बहू को साड़ी दी, यानी बहू के लिए साड़ी को खरीदा, द्विकर्मक का उदाहरण है। तो आप इसका इतना ही अध्ययन करेंगे और हम रचना के आधार पर वाक्य, क्रिया, रचना के आधार पर क्रिया, इसको हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।